मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा। कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना पर। 1991 में इंडिया एक ऐसे कगार पर खड़ा था जहां से अगर एक भी गलत कदम उठता तो आज शायद हम जो इंडिया को देख रहे हैं वो शायद होता ही नहीं। Foreign exchange reserves could barely cover a few weeks of essential imports. The collapse of the Soviet Union, which is India's key trade partner, only worsened the situation. Oil prices had surged in 1990, causing balance of payment crisis. और जब देश इस कगार पर खड़ा था तो आरबीआई ने रात के 3 बजे मुंबई एयरपोर्ट पे चुपके से एक प्लेन खड़ा किया। उसमें 47 टन गोल्ड लोड किया और लंदन के लिए रवाना किया। हाँ, अपना ही सोना दूसरे के देश के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि कुछ हफ्ते हम सरवाइव कर सके। ये श्रीलंका नहीं था, ये पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया था। और उस वक्त एक सही इंसान सही जगह पर ना होता तो आज जो इंडिया हम देख रहे हैं वो कभी बनता ही नहीं। The government had to take an extraordinary step, which is devaluing the rupee and transferring 46 tons of gold to the Bank of England to borrow foreign exchange. Amid this turmoil, Prime Minister P.V. Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as Finance Minister. वो इंसान एक इकोनॉमिस्ट था, ना कि कोई पॉलिटिशियन, कोई मास लीडर नहीं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी इलेक्शन नहीं जीता था। लेकिन उस एक आदमी ने सिर्फ एक बजट स्पीच से पूरी देश की तकदीर बदल दी। उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और नेहरू जी ने डिसाइड किया कि इंडिया एक सोशलिस्ट सेल्फ रेलिएंट इकोनॉमी बनाएंगे। और ये आइडिया बुरा नहीं था, जिससे इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्लान एक डिजास्टर में बदल गया। नाम था लाइसेंस राज। समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर आप अपनी फैक्ट्री एक्सपांड करना चाहते हो या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो तो हर चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। और कभी कभी एक ही लाइसेंस लेने के लिए बिजनेसमैन को 80 अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। इसका नेचुरल रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी क्रॉल कर रही थी, इतनी स्लो कि एक इकोनॉमिस्ट ने मजाक में नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बस 3 से 3.5% एनुअल ग्रोथ। और पॉपुलेशन बढ़ रही थी और भी तेजी से। और जब साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना अपने दरवाजे खोल रहे थे दुनिया के लिए, इंडिया अपने ही छोटे से बबल में बंद रह गया। और फिर 1980 में एक दूसरा जख्म खुला। सरकार ने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही थी, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। और ये गैप वो फॉरेन लोन से भर रही थी, जिससे 1980 में हमारा फॉरेन डेट 18 बिलियन से 1991 आते आते 4 गुना हो गया, $72 बिलियन तक। और फिर फाइनल हिट आया 1990 में गल्फ वॉर हुए। On August 2nd, 1990, Saddam Hussein stuns the world when Iraq invades Kuwait in a surprise attack. ईरान ने कुवैत पे हमला किया। ऑयल प्राइसेस 3 गुना ऊपर चले गए और इंडिया जो अपना ज्यादातर ऑयल बाहर से लाता है उसका इंपोर्ट बिल एकदम से फट गया। साथ में सोवियत यूनियन जो हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जिससे हमें $5 बिलियन का सालाना ट्रेड मिलता था, वो खुद बिखर रहा था। एक्सपोर्ट्स गिर गए, इन्वेस्टर पैसा निकाल कर भागने लगे और बैंक क्रेडिट सूख गया। और ये सब एक साथ हो रहा था और इस सब ने इंडिया को उस जगह ला दिया जहां से वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा था। और उसी के ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही थी, क्योंकि 18 महीनों में देश ने 3 प्राइम मिनिस्टर देख लिया, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और फिर राजीव गांधी की ट्रेजिक असैसिनेशन के बाद कांग्रेस वापस आ गई पावर में और पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। इकोनॉमी तब तक एक फ्री फॉल में थी और रिजर्व इतने गिर गए कि आरबीआई को वो डेस्परेट स्टेप लेना पड़ा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। The government had to take an extraordinary step, which is devaluing the rupee and transferring 46 tons of gold to the Bank of England to borrow foreign exchange. गोल्ड को कोलेट्रल के रूप में प्लेज करना पड़ा। सिर्फ $600 मिलियन जुटाने के लिए इंडिया को अपना 67 टन गोल्ड दूसरे देश के बैंक्स के हाथों में देना पड़ा। और ये गोल्ड किसी भी नेशन के लिए सबसे सैक्रेड रिजर्व होता है,
जिससे ये सब इतनी गुपचुप तरीके से हुआ कि जब खबर बाहर निकली तो देश में गुस्सा फूट पड़ा और लोग ये कहने लगे कि हमने अपना सोना बेच दिया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक गट पंच था, क्योंकि एक देश के लिए जहां गोल्ड सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि प्राइड होता है, ट्रेडिशन होता है, उसी गोल्ड को बचाने के लिए हमें अपना गोल्ड दूसरे के देश में भेजना पड़ रहा था। और यहीं पर नरसिम्हा राव को समझ आ गया कि अब पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, कुछ रूट लेवल पर बदलना पड़ेगा। और उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया एक ऐसे इंसान को जो पॉलिटिशियन नहीं था, जिसने कभी इलेक्शन नहीं जीता है, जो आरबीआई का गवर्नर रह चुके थे और जिसकी पीएचडी थीसिस खुद इंडिया के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे थी। Amid this turmoil, Prime Minister P.V. Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as finance minister. और उन्हें बुलाया कर उन्हें कहा वो लाइन जो आज तक याद की जाती है, अगर तुम सक्सीड करते हो तो हम क्रेडिट लेंगे, अगर फेल हुए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इतनी सीधी बात, लेकिन साथ में नरसिम्हा राव ने एक चीज दी जो हर रिफॉर्मर को चाहिए होती है, पॉलिटिकल कवर। और फिर 24 जुलाई 1991 सिर्फ एक महीने के अंदर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़े होते हैं। I therefore propose to impose an export duty of 10% on exports of certain types of finished leather. और अपनी सबसे पहली बजट स्पीच प्रेजेंट करते हैं और वो सीधा बोलते हैं, वी कैनॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स ईयर आफ्टर ईयर। और फिर स्पीच लगातार प्रेजेंट करते हुए वो इंडिया का पूरा इकोनॉमिक मॉडल दोबारा लिख देते हैं, जिसे हम आज एलपीजी मॉडल कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इन तीन बड़े वर्ड्स के पीछे क्या था वो समझना जरूरी है। लाइसेंस राज को ज्यादातर खत्म कर दिया गया, जिससे फैक्ट्री एक्सपांड करने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए अब बार बार सरकार के पास जाना जरूरी नहीं था। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डेकेड से चल रही थी, वो ओवरनाइट ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर गवर्नमेंट ने ये भी मान लिया कि हर चीज सरकार खुद नहीं चला सकती। जैसे लॉस में नहीं चल रही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ज्यादातर ऑपरेशनल फ्रीडम मिली और प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया गया कंपटीशन करने के लिए। और सबसे बड़ा मूव था दुनिया के लिए दरवाजा खोल देना, जिससे फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिली। शुरुआत में 51% तक और इंपोर्ट पर लगने वाले हेवी टैरिफ्स को कम कर दिए गए। और सबसे रिस्की डिसीजन ये था कि रूपी को डीवैल्यू कर दिया गया 2 बार एक ही हफ्ते में, टोटल मिला के 18 से 19% की गिरावट, ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स दुनिया में सस्ती और कॉम्पिटिटिव लगे। जरा सोचो इसका रिस्क। एक फाइनेंस मिनिस्टर जो खुद अपनी ही करेंसी को वीक कर रहा है, जानते हुए कि ये बात अगर पब्लिक में फैलेगी तो पब्लिक गुस्सा होगी, सिर्फ इसीलिए ताकि इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में बच सके। और ये सब इतनी स्पीड में हुआ कि खुद रिफॉर्म टीम के एक मेंबर मोंटेक सिंह ने बाद में कहा, ट्रेड पॉलिसी को हमने लिटरली 10 घंटों में रिस्ट्रक्चर कर दिया। मनमोहन सिंह ने अपनी स्पीच खत्म की एक ऐसे लाइन से जो आज तक कोट होती है, और उन्होंने विक्टर हुगो को कोट किया, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज केम। और फिर ऐड किया, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक। लेकिन ये कोई मैजिक वर्ड्स नहीं था, ये पेनफुल मेडिसिन थी। सब्सिडीज कट हुई, चीजें महंगी हुई, और कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसे आईएमएफ का दिक्कत बोला, क्योंकि ये रिफॉर्म वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बेल आउट कंडीशन से सीधे जुड़ी हुई थी। और उनका कहना था कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी आईएमएफ के हाथों में दे दी। और हॉनेस्टली ये फेयर क्रिटिसिज्म है जो आज तक डिबेट होती है। क्या 1991 की रिफॉर्म जेन्युइनली इंडिया की अपनी चॉइस थी या मजबूरी में लिया गया आईएमएफ की शर्तें? और मैं आपको दोनों साइड दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री कभी एक साइडेड नहीं होती है। तो असली सवाल ये, क्या ये रिफॉर्म सच में काम आए? नंबर्स देख लेते हैं। वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो कि 3% पे अटका था, वो कुछ सालों में बढ़कर 9% चला गया, और उस वक्त ये ऑलमोस्ट अनथिंकेबल था। इकोनॉमिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस की द सिंथेटिक कंट्रोल मेथड यूज करके, और उनका एस्टिमेट है कि अगर 1991 के रिफॉर्म्स ना होते तो 2001 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 25% कम होता। मतलब जो लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर निकले वो शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते। एक और स्टडी लैंड प्रीचेट और उनकी टीम की थी, कहती है कि इस ग्रोथ ने अगले 9 सालों में इंडिया की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन से ज्यादा ऐड किए, पर पर्सन लगभग $1,000। और ये भी याद रखना कि 1991 से पहले एवरेज इंडियन इनकम नाइजीरिया, फिलीपींस, घाना और पाकिस्तान से भी कम थी, और आज इंडिया इनमें से ऑलमोस्ट सबको पीछे छोड़ दिया है। पर यहाँ एक हॉनेस्ट बात भी करते हैं
क्योंकि हर कोई इस सक्सेस का इक्वल हिस्सेदार नहीं बना। एग्रीकल्चर में ग्रोथ धीमी रही, इनइक्वालिटी बढ़ी और जॉब्स जितने एक्सपेक्ट किए गए थे उतने नहीं बने, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स में हुई, लेबर इंसेंटिव सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, जैसा सेम चाइना में हुआ। मनमोहन सिंह कभी स्टेज पे चिल्लाए नहीं, क्राउड को एक्साइट नहीं किए, अपनी पूरी लाइफ में एक इलेक्शन लड़ा और वो भी हार गए, पर उनका काम उनके अल्फाजों से कई ज्यादा बोलता है। जब वो दिसंबर 2024 में चले गए तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो उनसे एग्री करता हो या ना करता हो, उन्हें एक ही नाम से याद किया, इंडिया के इकोनॉमिस्ट रिफॉर्म का आर्किटेक्ट। एक आदमी जो कभी लाउड नहीं था, पर जिसकी एक बजट स्पीच ने देश का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार कोई कहे कि एक इंसान से क्या फर्क पड़ता है, तो उसे बता देना कि 1991 में एक इकोनॉमिस्ट ने बिना चिल्लाए पूरे देश को बदल दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।